याना के इस सवाल को सुनकर राका ने अचानक ही झटके से अपनी आंखें खोली और अपनी कोल्ड नजरों से उसे देखना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जिसे देखकर याना घबराते हुए अपनी पलकें नीचे कर लेती है। राका एक झटके में याना को खुद से दूर कर बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। इतना कहते हुए वह तुरंत ही बाथरूम में आकर एक धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद करता है और ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। याना, जिसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे, वह अपनी गीली पलकों को उठाकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगी। मायूसी के साथ उसका एक हाथ अपने आप अपने पेट पर चला गया। उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। वह नहीं जानती कि राका के साथ उसका किस तरह का रिलेशनशिप था। कहने को वह दोनों पति पत्नी थे। राका उसका ख्याल भी रख रहा था, लेकिन दोनों के बीच प्यार जैसा शायद कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, या शायद एक जिम्मेदारी थी जिसे राका निभा रहा था और एक मजबूरी थी जिसे याना संभाल रही थी। राका की वजह शायद उसका बच्चा था और याना की वजह शायद उसके कजन। याना को नहीं पता राका को उससे क्या चाहिए। क्या सिर्फ यह बच्चा ही दोनों के साथ रहने की वजह है? ना जाने क्यों इस सवाल के जवाब के साथ उसे ज्यादा खुशी नहीं हुई। वह एक इंसान थी और शायद वह भी प्यार के दो शब्द और एहसास डिजर्व करती थी, जो शायद शारीरिक जरूरत से अलग हो। याना एक बार फिर बिस्तर पर करवट बदलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि शायद उसे सवाल के जवाब नहीं मिलने वाले थे। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू बाहर गालों पर लुढ़क गए। वह धीरे से फ्लोर पर गिरा हुआ अपना नाइट ड्रेस उठाकर पहन लेती है, जो कि फिलहाल उसके घुटनों तक थी, और अब वह अपने दिल के दर्द को संभालते हुए सोने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता और न जाने कब उसे नींद आ गई। लगभग 2 घंटे बाद राका शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकला। कमरे में आकर उसकी नजर बेड पर सो रही याना पर गई। उसके कदम अपने आप ही याना की तरफ चले गए। उसकी कमर में इस वक्त सिर्फ एक टॉवल लिपटा हुआ था और बदन से पानी की बूंदें टपक रही थी। वह अपनी गहरी नीली आंखों से मायूसी के साथ ही सो रही थी और राका उसे देख रहा था। आंसुओं की लकीरें याना के खूबसूरत चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर वह समझ चुका था याना रोई है, और उसे इस तरह देखने के बाद शायद राका को अपने दिल में एक चुभन सी हो रही थी। उसने यूं ही याना की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। इतना कहकर वह झट से टेबल पर रखा हुआ अपना सिगरेट और लाइटर उठाता है। वह उसे जलाने वाला था कि तभी राका को ख्याल आया कि याना को अस्थमा है और वह प्रेग्नेंट भी है। यह ख्याल आते ही उसके हाथ लाइटर को जलाते हुए रुक गए और अब उसने अपने मुंह से सिगरेट लेकर फ्लोर पर फेंक कर उसे अपने पैरों से मसल दिया। अब वह तेजी से क्लोजेट रूम की तरफ जाते हुए लाइटर को सोफे पर फेंक देता है। इस वक्त सुबह के 4 बज चुके थे। राका क्लोजेट रूम में जाकर अपनी ड्रेस पहनता है और न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी पैकिंग करने लगता है। लगभग 1 घंटे में वह पूरी तरह रेडी हो चुका था। अपना पासपोर्ट और मोबाइल वॉलेट और कुछ जरूरी सामान के साथ अपना लगेज
लेकर वह क्लोजेट रूम से बाहर आया और जैसे ही जाने को हुआ तभी उसकी नजर एक बार फिर याना पर गई, जो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने एक ठंडी सांस लेकर अपने कदम दोबारा याना की तरफ बढ़ाए। याना, जो कि करवट बदलकर पीठ के बल सीलिंग की तरफ मुंह करके सोई हुई थी, उसके बदन से ब्लैंकेट सरक कर उसकी कमर तक आ चुका था, जिसे राका ने धीरे से झुककर उसकी बॉडी को कवर करना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर याना के पेट पर गई, जिसे देखते हुए उसे अपने बच्चे का ख्याल आया। राका ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर याना के पेट को प्यार से सहलाते हुए एक नजर याना को देखकर कोल्ड वॉइस में अपने आप से कहा, कारण चाहे जो भी हो, तुम्हें अब मेरे पास रहना होगा। इतना कहकर वह याना को उसका ब्लैंकेट कवर कर देता है और टेबल पर रखे हुए एक पेपर और नोट पर कुछ लिखने के बाद वह अपनी जगह से खड़ा होता है। फिर न जाने क्या सोचकर वह छुपकर याना के होठों पर लाइट किस करता है और प्यार से उसके माथे को सहलाकर वह अपना लगेज और सूटकेस लेकर तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर चला गया। वह अभी जा ही रहा था कि तभी कॉरिडोर में आते ही अचानक उसका फोन रिंग करता है। उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा और कॉल रिसीव की। हेलो, बोलो, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल की? राका की ठंडी वॉइस को सुनकर दूसरी तरफ से वह इंसान थोड़ा घबराते हुए बोला, जी, मुझे किंग को कुछ जरूरी बताना है। एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अभी ठीक है, मैं उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। इतना कहकर राका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और क्रिश को कॉल लगाया। क्रिश, जो कि आशी को अपनी बाहों में लिए हुए गहरी नींद में सोया था, आशी उसके सीने से लगे हुए उसके शोल्डर पर सर रखकर सोई हुई थी। अचानक फोन रिंग होने से क्रिश ने तुरंत ही टेबल से अपना फोन उठाया और उसे रिसीव किया। हेलो, एक मिनट। इतना कहकर क्रिश धीरे से आशी को अपनी बाहों से आजाद करता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर फ्लोर पर गिरे हुए अपने ट्रैक पैंट को पहनकर बालकनी की तरफ आ गया, क्योंकि वह आशी की नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। हाँ, बोलो। किंग एक इन्फॉर्मर है, वह आपको कुछ बताना चाहता है। कह रहा है बात बहुत अर्जेंट है। और यह सुनकर क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी कोल्ड हो गए। मैं आ रहा हूँ, कहते हुए क्रिश तेज कदमों के साथ वापस कमरे में क्लोजेट रूम की तरफ गया। थोड़ी ही देर में वह रेडी होकर क्लोजेट रूम से बाहर आया। अब अपने मोबाइल और वॉलेट लेकर जैसे ही बाहर जाने को हुआ कि तभी उसकी नजर सोई हुई आशी पर गई। आशी को देखकर उसके कदम अपनी ही जगह पर रुक गए और अब वह अपने कदम आशी की तरफ बढ़ाकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वह धीरे से आशी के पास झुककर उसके गालों पर लाइट किस करते हुए बोला, मैं आशा करता हूँ सब कुछ ठीक है फायरफ्लाई। इन शब्दों को कहते हुए क्रिश की आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अब वह आशी के बदन पर उसके ब्लैंकेट को अच्छे से कवर कर तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी ही देर में वह अपने एक डार्क पैलेस पर अपने इन्फॉर्मर के सामने था और एक बड़े से किंग साइज सोफे पर बैठकर राजा की तरह था। राका फिलहाल निक के साथ न्यूयॉर्क के लिए निकल गया था और क्रिश का इन्फॉर्मर अकेले में उसे कुछ बता रहा था, जिसे सुनते हुए क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन
डार्क हो रहे थे। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मालूम भी है? यह सुनकर इन्फॉर्मर थोड़ा घबराते हुए बोला, सॉरी किंग, पर मेरे पास कुछ सबूत है। कहते हुए इन्फॉर्मर ने उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स और एक सीडी कैसेट रखा। उन चीजों को देखते हुए क्रिश ने अपनी आंखों से उसे बाहर जाने का इशारा किया और इन्फॉर्मर चुपचाप वहां से चला गया। अब क्रिश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह अपनी कोल्ड नजरों से उन चीजों को देख रहा था। देखते ही देखते सुबह हो चुकी थी। याना की आंखें सुबह 9 बजे कमरे के दरवाजे पर किसी के नॉक करने से खुली। वह धीरे से अपनी आंखें कसमसाते हुए खोलती है और अपने बगल में देखती है तो राका वहां नहीं था। वह धीरे से अपने बदन पर एक श्रग पहनते हुए बिस्तर से उतरती तो अचानक ही उसके लोअर पार्ट में उसे काफी दर्द महसूस हुआ। आह की आवाज के साथ उसकी आंखें दर्द से बंद हो गईं। अब उसके सामने रात का सीन किसी फिल्मी रील की तरह चल रहा था, जिन्हें याद करते हुए उसके चेहरे पर कुछ दुख भरे एक्सप्रेशन आए। वह किसी तरह खुद को संभाल कर हल्के कदमों से दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलती है। एक नर्स अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए याना को ग्रेट करते हुए बोली, हेलो मैडम, मैं आपकी नर्स कैथरीन हूँ। सर ने मुझे आपके लिए अपॉइंट किया है और कहा है मैं 24 घंटे आपके पास रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी। क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ प्लीज? अचानक नर्स की बातों को सुनकर याना अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन उसे कमरे में आने देती है। लेकिन तभी उसकी नजर फ्लोर पर गिरे हुए कुछ टिश्यू पेपर और यूज किए हुए प्रोटेक्शन पर गई, जिसे देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उनकी क्वांटिटी भी बता रही थी कि राका ने उसे रात को कितना परेशान किया था। याना के लड़खड़ाते हुए कदम देखकर नर्स को भी इस चीज का अंदाजा हो गया था और अब वह भी थोड़ी शर्माने लगी थी कि तभी याना जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने वह ध्यान नहीं दिया, मैं अभी इसे क्लीन कर देती हूँ। इतना कहकर याना जैसे ही उसे क्लीन करने को गई तभी नर्स उसे रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं मैडम, आप परेशान मत होइए, आप आराम से बैठ जाइए। आई थिंक आपको रेस्ट की जरूरत है, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। आप डस्टबिन और डस्टर कहाँ हैं? नर्स की बात सुनकर याना शर्माते हुए उसे रोकते हुए बोली, वह उधर है, प्लीज आप रहने दो, मैं कर लूंगी। कहते हुए याना थोड़ी हड़बड़ा रही थी और उसे देखकर नर्स उसे कंफर्टेबल करते हुए बोली, अरे नहीं मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, हमें हर सिचुएशन के लिए ट्रेन किया जाता है। इतना कहकर नर्स अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर उस जगह के डस्ट को क्लियर करने लगी। उसे ऐसा करते हुए देखकर याना को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसे राका पर गुस्सा आ रहा था। भला वह पागल इंसान यह सब चीज फ्लोर पर कैसे छोड़ सकता है? याना ने गुस्से से दांत पीसते हुए दिल ही दिल में अपने आप से कहा, यह इडियट ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे कितनी शर्म आ रही है। कहते हुए याना अपने हाथों से अपने चेहरे को कवर कर रही थी कि तभी नर्स उसे शर्माते हुए देखकर मुस्कुराते हुए बोली, शर्माओ नहीं मैडम, यह सब तो हस्बैंड और वाइफ में नॉर्मल है। वैसे लगता है सर आपको बहुत प्यार करते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसे ही है, हर वक्त मुझे इम्प्रेस करने से पीछे नहीं हटता, बस एक बार देखे तो छोड़ने का नाम नहीं लेता। इतना कहकर
उसने सारी चीज क्लीन कर दी और अब वह याना के पास आते हुए बोली, मैडम आप चलिए, मैं आपको फ्रेश होने में मदद कर देती हूँ। फिर आपको फूड और मेडिसिन भी लेनी है। सर ने मुझे खास ऑर्डर दिया है। आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपको नीचे रूम में शिफ्ट होना होगा, जिसे हमने सर्वेंट से कहकर पहले ही रेडी करवा दिया है। नर्स की बात सुनकर याना उसे मना करते हुए बोली, नहीं, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, मैं खुद फ्रेश हो जाऊंगी, तुम यहीं रहो। कहकर वह बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसकी धीमी चाल देखकर नर्स मुस्कुराते हुए उसे हल्का सा पीछे से संभालते हुए बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोली, आप कमजोर नहीं हैं, लेकिन शायद सर को लगा होगा कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है। खैर, आप फ्रेश हो जाइए। इतना कहकर उसने बाथ टब में गर्म पानी ऑन कर दिया और याना को बाथरूम में छोड़कर वह बाहर आ गई। नर्स के जाने के बाद याना गुस्से से राका को याद करते हुए उसे 100 गालियां दे रही थी, लेकिन तभी रात की घटना को याद कर उसका चेहरा एक बार फिर से लाल हो रहा था। राका सचमुच काफी स्ट्रांग था। वह सॉफ्ट होता, फिर भी याना उसे संभाल नहीं पाती। ऊपर से यह उसका थर्ड टाइम था, इसलिए उसे तकलीफ ज्यादा थी। वह धीरे से बाथरूम में बैठी और रिलैक्स करने लगी। वही नर्स बहुत ही ज्यादा केयरिंग थी। उसने याना की बेडशीट को चेंज किया, रूम को अच्छे से क्लीन करके उसे काफी कंफर्टेबल बना दिया और फिर धीरे धीरे याना के सभी सामानों को पैक कर वह कुछ सूटकेस रेडी करती है और सर्वेंट के साथ याना के सभी सामान को नीचे शिफ्ट करवा देती है। याना जब तक फ्रेश होकर आई, नर्स ने उसके लिए ड्रेस, दवाइयाँ और फूड रेडी कर रखा था। अब ये वह याना को रेडी करने के लिए उसे ड्रेस देती है। कमरे का कंडीशन और उसकी एफर्ट देखकर याना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह तुरंत ही रेडी होकर आई तो नर्स ने उसे मेडिसिन और खाना वगैरह दे दिया था कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे हुए एक पेपर नोट पर गई। नर्स ने वह पेपर नोट याना को देते हुए कहा, मैडम यह नोट मुझे टेबल पर मिला, शायद कुछ इम्पोर्टेंट हो। आप तब तक अपनी मेडिसिन और फूड लीजिए, मैं नीचे आपका कमरा देख कर आती हूँ। आप मेरे साथ ही नीचे चलना, ओके? और कैथरीन की बात सुनकर याना ने हाँ में सर हिलाया और अब कैथरीन वहां से चली गई। याना ने उस नोटपैड को पढ़ा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि यह नोट राका का था, जिस पर लिखा था, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम नर्स की बातों को फॉलो करना। मैंने उसे सब समझा दिया है। अपना और बच्चे का ख्याल रखना। अगर कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करना। 2 दिन है तुम्हारे पास, अच्छे से रेस्ट करो और हाँ, गरम कपड़े पहनना मत भूलना, तुम्हें ठंड लग जाती है। इन शब्दों को पढ़ने के बाद याना को तो समझ में आ गया था कि राका को उसकी चिंता तो बहुत है, लेकिन क्या यह चिंता सिर्फ बच्चे के लिए थी? चाहे जो भी हो, याना को यह अच्छा लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ घर के सभी लोग डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए कि तभी सोफिया क्रिश की बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। आज क्रिश डाइनिंग हॉल में नहीं था। सोफिया को उस जगह पर बैठा हुआ देखकर सभी लोगों की नजरें सोफिया पर चली गई और अब समर जैसे ही कुछ कहने वाला था, तभी ऐना उसे आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा करती है। इसके बाद
समर कुछ नहीं कह पाया कि तभी अचानक ही सोफिया के कंधे पर किसी का हाथ आया। सोफिया ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो आशी उसे अपनी डार्क नजरों से देख रही थी। अब वह अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लाते हुए सोफिया से बोली, सॉरी मिस, व्हाटएवर योर नेम इज, आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि आप गलत वक्त पर गलत जगह बैठी हैं। यह सीट इस पैलेस की क्वीन की है। किंग के जस्ट बगल में बैठने का हक सिर्फ क्वीन का होता है, यानी कि मैं। तो बेहतर होगा आप इस जगह से उठकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए। और आशी की बात सुनकर सोफिया अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए आशी से बोली, ओहो, तुम क्या इस जगह की बात कर रही हो? सॉरी, अब तो मैं यहाँ बैठ गई। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैंने सिर्फ तुम्हारी चेयर ली है, तुम्हारी पोजीशन नहीं। फिलहाल तुम किसी और जगह बैठ जाओ। सोफिया की बात सुनकर आशी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। वह अपने गुस्से से दांत पीसते हुए जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि तभी ऐना बीच में आते हुए बोली, कम ऑन आशी, वह सही कह रही है। आशी, कुछ टाइम की बात है, तुम किसी और जगह बैठ जाओ। वह हमारे मेहमान है, ऐसे उसे उसकी सीट से उठाना अच्छा नहीं लगेगा। ऐना की बात सुनकर आशी उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ऐना की बात को काटकर वह उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन अगले ही पल आशी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओके मॉम, कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। वह हमारी मेहमान है और मेहमान तो भगवान समान होता है। वैसे भी यह सिर्फ एक कुर्सी है, मेरी पोजीशन नहीं। मिस सोफिया, आप बैठिए और हमसे अपनी मेहमान नवाजी करवा कर ही जाइएगा। आखिर आप मेरे हस्बैंड की कजन सिस्टर जो हैं, राइट मॉम? आशी की बातों में एक ताना साफ नजर आ रहा था, जिसे सुनकर सोफिया का खून खौल रहा था। लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं कह पाई। वह बस अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए रह गई कि तभी सोफिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब आशी बहुत ही स्टाइल और एटीट्यूड के साथ मुस्कुराते हुए क्रिश की हेड चेयर पर जाकर बैठी। और यह देखकर घर के सभी लोगों की नजरें आशी पर चली गईं, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। और यह देखकर सोफिया अपने चेहरे की जलन को संभाल नहीं पाई। वह आशी को घूर कर देखते हुए बोली, यह तुम कहाँ बैठी हो? यहाँ तो क्रिश की हेड चेयर है। आई थिंक तुम उस पर नहीं बैठ सकती। इस पर हेड ऑफ द फैमिली बैठता है। और सोफिया की बात को सुनकर आशी अपने चेहरे पर एटीट्यूड स्माइल लिए उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती? आई थिंक आपको मालूम होगा मिस सोफिया, आप जिस हेड ऑफ द फैमिली की बात कर रही है वह मेरा हस्बैंड है और मैं उसकी इकलौती लीगल वाइफ हूँ। तो इस नाते मेरे हस्बैंड की हर चीज पर बराबर का हक है, चाहे वह ये चेयर या उसकी पोजीशन हो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे साइको ने खुद मुझे यह हक दिया है। वह इस पैलेस का किंग है और मैं उसकी क्वीन। तो जहां तक मुझे याद है, क्वीन हमेशा अपने किंग के बगल में ही बैठती है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई भी ऐसी जगह है जो मेरे स्टेटस के बराबर है। सो एंजॉय योर फूड। और आशी की बातों को सुनकर
ऐना और राहुल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। समर और गौरी के चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि न जाने क्यों उन्हें भी सोफिया से कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही थी कि तभी सोफिया अपने हाथों में लिए हुए चम्मच को अपनी मुट्ठी में कस के दबाते हुए आशी की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी इस पोजीशन का कुछ ज्यादा ही घमंड हो रहा है? माना कि तुम उसकी वाइफ हो, लेकिन जहां तक मैं क्रिश को जानती हूँ, उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसकी चीजों को हाथ भी लगाए, खास तौर से उसकी पोजीशन पर। उसके आगे बोलने की हिम्मत अंकल और आंटी की भी नहीं होती, तो तुम्हारी क्या? तुम समझ रही हो ना? सोफिया की बात को सुनकर आशी को उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह यूं ही अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए धीरे से अपने चेहरे पर बिखरे हुए खुले बालों को कानों के पीछे करते हुए टेबल पर थोड़ा झुककर बैठी थी कि तभी सोफिया की नजर आशी के गले और कानों के पीछे बने हुए लव वाइट पर गई, जो कि हल्के नीले हो रहे थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वह ताजा ताजा लव वाइट थे। यह देख कर सोफिया के तन बदन में आग लग गई थी। वह घूर कर उस जगह को देख रही थी कि तभी आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो मिस सोफिया, आप कुछ कह रही थी, कुछ पोजीशन के बारे में, राइट? मुझे मालूम है साइको अपनी चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा पजेसिव है, खास तौर से अपनी पावर को लेकर, लेकिन यह सब चीज बाहर वाले लोगों के लिए है, उसकी वाइफ के लिए नहीं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, अपने साइको को हैंडल करना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बेहतर होगा आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, क्योंकि शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन यहाँ ब्रेकफास्ट करने के कई रूल हैं। खाने की टेबल पर लोग फालतू की बकवास नहीं करते। डाइनिंग टेबल पर आने और जाने का फिक्स टाइम है। कहीं ऐसा ना हो आपको लंच तक वेट करना पड़े। तो प्लीज कंटिन्यू। इन शब्दों को कहते हुए आशी के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान थी, जिसे देखकर तो सोफिया का दिमाग फटा जा रहा था कि तभी ऐना उन दोनों को रोकते हुए बोली, यह तुम लोग क्या बातें कर रही हो? चुपचाप खाना खाओ। सोफिया, रिलैक्स, वह क्रिश की वाइफ है और क्रिश ने उसे पूरा हक दिया है अपनी चीजों को यूज करने का। बेहतर होगा तुम उस पर ध्यान ना दो। हैना की बात सुनकर सोफिया आगे कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसे आशी और ऐना पर भी गुस्सा आ रहा था कि तभी क्रिश तेज कदमों के साथ हॉल में दाखिल होता है। क्रिश के पैरों की आहट सुनकर आशी धीरे से मुस्कुराकर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, साइको, अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ ना, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। आशी की बात सुनकर क्रिश तेज कदमों के साथ सीढ़ी के रास्ते अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, नहीं फायरफ्लाई, तुम कंटिन्यू करो। क्रिश की बात सुनकर ऐना ने उसे आवाज देते हुए कहा, क्रिश बेटा, मैं ब्रेकफास्ट तुम्हारे कमरे में भिजवा देती हूँ। आशी, तुम जाओ, क्रिश को कमरे में देखो, मैं खाना भिजवाती हूँ। ओके मॉम, कहते हुए आशी वहां से जाने लगी कि तभी क्रिश, जो कि अब तक सीढ़ी के रास्ते ऊपर कॉरिडोर तक पहुंच चुका था, अपनी कोल्ड वॉइस में सभी लोगों से बोला, नहीं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, और फायरफ्लाई, स्पेशली तुम तो बिल्कुल नहीं। मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। और क्रिश की बात सुनकर आसी बस उसे जाता हुआ देखती रह गई। वह जैसे
अपनी जगह पर खड़ी थी वही खड़ी रह गई। क्रिश की बात सुनकर सोफिया के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई कि तभी सोफिया के चेहरे की तिरछी मुस्कान देखकर समर को सोफिया पर गुस्सा आ रहा था। अब वह खुद को नहीं रोकता और बीच में टपकते हुए बोला, हमेशा की तरह फिर से काम काम काम। आशी, जल्दी खाना खा ले, हम लोगों को क्लासेस के लिए भी जाना है। तुझे याद है ना, तेरे एग्जाम आने वाले हैं। चल, इसी बात पर एक शेर अर्ज है। तो अर्ज किया है। गौरी मुस्कुरा कर बोली, इरशाद इरशाद। लैला की शादी में एक लफड़ा हो गया। मजनू इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह तो कीजिए। गौरी, कैसी लगी मेरी शायरी? गौरी अपने मुंह पर हाथ रख कर जोर जोर से हंसते हुए बोली, हा 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 हा, हमेशा की तरह हार्ट अटैक दिलाने वाली। और गौरी की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे लगभग सभी लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सोफिया के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आशी भी चुपचाप अपना सर हिलाकर अपनी जगह पर बैठ गई और अब उल्टे हाथ से आशी धीरे धीरे खाना खाने लगी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ परेशानियां चल रही थी। न जाने क्यों उसे क्रिश से अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। अब थोड़ी देर में आशी समर गौरी के साथ अपनी क्लासेस के लिए निकल गई। आशी क्लास में बैठे हुए अपनी पढ़ाई कर रही थी कि तभी उसने अपने हाथ में पहने हुए घड़ी में कुछ बटन प्रेस किया, जिसके बाद एक छोटी सी वीडियो प्ले होने लगी और इस वीडियो को देखते हुए आशी की आंखों में कुछ नमी उतर आई और चेहरे पर भी फीकी सी मुस्कान। वहीं कुछ देर बाद क्रिश अपने हॉर्स राइडिंग एरिया में अपनी हॉर्स राइडिंग प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी सोफिया भी अपनी हॉर्स राइडिंग कॉस्ट्यूम में एक घोड़े पर बैठकर क्रिश के सामने आई और उसकी तरफ देखते हुए बड़ी ही अदा के साथ बोली, हेलो क्रिश, तुम भी हॉर्स राइडिंग कर रहे हो? नहीं, बैडमिंटन खेल रहा हूँ। दिखाई नहीं देता? जो बकवास के सवाल पूछ रही हो? क्रिश के रूखे व्यवहार को देखकर सोफिया का मुंह बन गया, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए बोली, ओह कम ऑन क्रिश, तुम अभी भी पहले की तरह हो। खैर छोड़ो, कितने दिनों बाद हम दोनों मैदान में आए हैं, तो क्यों ना एक हॉर्स राइडिंग कंपटीशन हो जाए, क्या कहते हो? ओह रियली, तुम मुझसे बैट लगाना चाहती हो? ठीक है, चलो तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। कहते हुए क्रिश ने अपने घोड़े पर लगाम कसी और अब वह तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाने लगा। सोफिया भी हॉर्स राइडिंग में कुछ कम नहीं थी। वह भी काफी तेजी से अपने घोड़े से रेस लगा रही थी कि तभी थोड़ी ही देर में आशी, गौरी और समर भी उसी तरफ आ रहे थे। अब समर की नजर उन दोनों पर गई तो वह आशी की तरफ देखते हुए बोला, आशी, न जाने क्यों मुझे इस सोफिया से कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही। लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा। समर की बात सुनकर आशी यूं ही सामने क्रिश की तरफ देखते हुए बोली, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी समर, क्योंकि वह सचमुच मेरा है। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता और जो अपना नहीं उसके लिए स्ट्रगल क्यों? इन शब्दों को कहते हुए आशिक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। क्या इसका मतलब तू कुछ नहीं करेगी? कहते हुए समर थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था कि तभी आशी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए बोली, जितना करना था कर चुकी हूँ और जितना डरना था
डर चुकी हूँ। इतना कहकर आशी अपने कदम हॉर्स राइडिंग मैदान की तरफ बढ़ा देती है। समर और गौरी भी उसके पीछे पीछे चले गए। आशी चुपचाप जाकर ऑडियंस एरिया में खड़े होकर उन दोनों की रेस देख रही थी कि तभी उन दोनों की रेस खत्म हो चुकी थी और इस रेस में हमेशा की तरह क्रिश ही जीता। अब क्रिश अपने घोड़े से उतर ही रहा था कि तभी सोफिया अपने घोड़े से उतरते हुए क्रिश की तरफ देखकर बोली, मानना पड़ेगा क्रिश, तुमसे जितना इम्पॉसिबल है। तुम हमेशा परफेक्ट हो और इसीलिए तो मैं तुमसे हमेशा इम्प्रेस रहती हूँ। इतना कहकर सोफिया क्रिश के पास आ रही थी कि तभी आशी उसका रास्ता काटते हुए क्रिश के पास जाकर उसे सीने से लगाते हुए बोली, इम्प्रेस तो होना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा किंग दुनिया में सबसे अलग है, राइट साइको। कहते हुए आशी ने अपना चेहरा उठाकर क्रिश की तरफ देखना शुरू कर दिया और आशी की बात सुनकर क्रिश अपनी नजर झुकाकर आशी के चेहरे की तरफ देख रहा था। अब क्रिश आशी को धीरे से खुद से अलग करते हुए बोला, तुम यहाँ, तुम्हारी क्लासेस थी ना, तुम्हें तो पढ़ाई करनी चाहिए थी, जाओ जाकर पढ़ाई करो। इतना कहकर क्रिश अपने हॉर्स राइडिंग ड्रेस को उतारने लगा। क्रिश के चेहरे पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं थे कि तभी आशी उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ मेरी क्लासेस फिनिश हो गई है, अगली क्लास 45 मिनट बाद है, तो मैंने सोचा क्या तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हुए साइको, बोलो। आशी के इस सवाल पर फिलहाल क्रिश ने कुछ जवाब नहीं दिया कि तभी सोफिया अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए आगे आते हुए बोली, लिटिल गर्ल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह जगह तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं है, जाओ अपनी पढ़ाई करो। और क्रिश की तरफ देखते हुए बोली, क्रिश, मैं कह रही थी क्यों ना हम दोनों एक एक बार फिर प्रैक्टिस कर लें, कुछ नया हो जाएगा, राइट। तुम्हें याद है पिछली बार जब हमने यह प्रैक्टिस की थी, तुमने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया था, उसके बाद मैंने उसकी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली है। आई होप इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगी। दोस्तों, क्या आशी का झूठ पकड़ा गया है? आखिर क्रिश आशी से इतना दूर दूर क्यों रह रहा है? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।